जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 अनसॉल्व्ड का पेपर जो कि सेट 2 है। सेट 2 824 के पार्ट 2 यानी पार्ट 2 हम आप लोगों को इस वीडियो में कंफर्म करके बताएंगे। सारे क्वेश्चन जितने न्यूमेरिकल होंगे सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। और पार्ट 1 में हमने आप लोगों को बहुविकल्पीय के जितने प्रश्न हैं सब हल सहित आप लोगों को स्क्रीन पे हल कर दिए हैं। ठीक है, यानी बोर्ड पर आप लोगों को हल करके बता दिए हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को खंड बा से वर्णनात्मक प्रश्न हल करके आप लोगों को बताएंगे। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपका कोई भी दोस्त अनसॉल्व्ड हल करने से वंचित ना रह जाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1, खंड बा का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहां दिखेगा। यानी दर्पण में कितनी दूरी पर और कहां दिखेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अनसॉल्व्ड का ही आप देख लीजिए और मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा। अनसॉल्व्ड का सेट 2 से वर्णनात्मक प्रश्न ही आप लोगों को हल करके बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर कह रहा हूं मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का, यानी वक्रता त्रिज्या कितनी है 2 मीटर। वक्रता त्रिज्या आर बराबर 2 मीटर। तो फोकस दूरी क्या होगी, यह बराबर आर बट्टा 2। तो फोकस दूरी आपकी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी एफ बराबर आर बट्टा 2। आर का मान कितना 2 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो फोकस दूरी कितनी आएगी 1 मीटर। फिर कहा है पीछे से, यानी बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर थी। यानी मोटर बाइक दूर है तो यानी वस्तु दूर है ना, तो वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी u बराबर -4 मीटर। फिर कहा तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा। यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती वो क्या होती, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो भैया दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या कहता, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमें v निकालना है तो 1/f का जो मान है वो कितना 2, 1/v प्लस 1/u का मान कितना -4। 1/2 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/4। माइनस का 4 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4। 1/2 प्लस 1/4 बराबर 1/v। तो यानी यहां पे दिया है, हर बराबर करते हैं। यहां पे देखो 4 एकम 4 और यहां पे 2 को 2 से गुणा करें, 2 को 2 से गुणा किया तो क्या हुआ 2 एकम 2 बटे 4 प्लस 1/4 बराबर 1/v। तो यानी देखिए हर बराबर है 2 और 1 कितना हुआ 3/4 बराबर 1/v। तो यानी यहां से हम चेंज करेंगे, v पलटेंगे, v पलट देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 4/3। अब 4 को 3 से भाग करेंगे तो 4 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 3 एकम 3.03 तिया 9, 1 0 3 तिया 9। यानी कितना आंसर आया, v का मान जो आया वो 1.33 मीटर। प्लस में आया है तो कौन सा लेंस यूज होगा, कौन सा दर्पण यूज होगा, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण आपका आंसर होगा। ओके, यही है आपका राइट आंसर। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी इस कॉपी में ताकि आपको कोई क्वेश्चन लगाने की कोई आवश्यकता अलग से ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक, ये देखिए ध्यान से, फोकस दूरी 1 मीटर है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, फोकस दूरी 1/1 माइनस का 4। तो यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 से 1 घटा कितना बचा 3, यहाँ पे 3/4 बचेगा, 4 से 1 घटा 3, 3/4 ही आएगा ऑप्शन। 4 प्लस का है ना, यहाँ पे माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, 4 एकम 4 1 5, 5/, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 5/4, 5/4 पलट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5, 4/5। 4 से 4 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 को 5 से भाग करेंगे, 0 4 बस 5 40, यानी ऑप्शन जो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.8 मीटर, 0.8 मीटर, 1.33 मीटर आपका राइट आंसर नहीं है, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो फोकस दूरी लगाती थी वो 2 मीटर लगा दी थी, कितनी लगाई थी 2 मीटर, 2 मीटर से ये सही, वो सही था, और 1 मीटर की फोकस दूरी है वो ये सही है, 0.8 मीटर। ओके, आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपकी स्क्रीन पर, निकट दृष्ट दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को कौन सा दोष है, निकट दृष्ट दोष। फिर कहा वह अधिक से अधिक 100 मीटर देख सकता है, कितना देख सकता है 100 मीटर। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं तो मैं कितनी दूरी पर पढ़ रहा हूं, 100 मीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता हूं। ठीक है, तो जो दूरी तक देख सकता है तो वो क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब, यानी क्या बनेगा बाबू, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां लिखेंगे, चूंकि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए साइड में, चूंकि व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष का जो प्रतिबिंब बन रहा, तो प्रतिबिंब V, प्रतिबिंब की दूरी V बराबर -100 मीटर, -100 मीटर। फिर कहा वह सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी देखे, तो वस्तु की जो दूरी हो वो कितनी हो, अनंत हो। तो कहा है सकने के लिए किस प्रकृति व किस फोकस दूरी के लेंस का, यानी प्रकृति भी बताना, फोकस दूरी f भी बताना। तो यहां पे होगा वस्तु की दूरी, और यहां पर होगा फोकस दूरी, फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। तो भैया आपको पता होना चाहिए, लेंस है ना यहाँ पे, तो किस फोकस दूरी का लेंस, तो यहाँ के लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f यानी फोकस दूरी ज्ञात करना है, v का मान दिया माइनस का 100, और माइनस u का जो मान दिया वो माइनस का अनंत। तो यहां से हमें कोई भी मतलब नहीं है, यानी यहाँ पे अनंत से कोई हमें मतलब नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 1/f बराबर 1/-100, यहाँ पर पलटे देंगे तो फोकस दूरी कितनी आएगी, -100 मीटर। तो किस फोकस दूरी का लेंस चाहिए, 100 मीटर की फोकस दूरी का लेंस उस व्यक्ति को चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन, अंसार्ड का एक एक क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, आपको पढ़कर बताएंगे, लगाकर भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, ओम के नियम, यानी ओम का नियम क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, छपा हुआ गलत, ओम का नियम क्या है, यहाँ पे लिख गया है के, इसको ठीक कर लीजिए। इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ आरेख बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि यह एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, और फिर ये आपको परिभाषा के रूप में लिखना है। ठीक है, आपकी किताब या कॉपी में लिखा होगा आप लोगों ने,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत बताइए, यानी विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत। और एक बात आपको पॉइंट बता दें, जिस जिस प्रश्न पे स्टार बना है, ठीक है, जिस जिस प्रश्न पे क्या बना है, स्टार बना है, ये आप लोगों के 2023 के पेपर में हटा दिया गया था। ठीक है, ये आपके पेपर में हटा दिया गया था, शायद इस बार भी हटा दिया जाए। ठीक है, स्टार वाले प्रश्न आपके पेपर में आगे से नहीं आएंगे। ठीक, जिस चैप्टर से है वो नहीं आएगा। तो इसमें स्टार लगा 4 नंबर में। देखिए, एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है वो बताना है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाना है, स्पष्ट वर्णन करना है। फिर कहा है अथवा के एक क्वेश्चन और दिया, ये 6 अंक का प्रश्न है, परिवर्ती विद्युत धारा जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो कहा है, ध्यान से देखिए, उपभाग 2 केमिस्ट्री से संबंधित है। तो कहा निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए, यानी आईपीएससी नाम बताना है। तो आईयूपीएससी का तुम आप लोग नाम समझ लीजिए, आईयूपीएसी। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो आई का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, पी का मतलब प्योर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, ए का मतलब अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, सी का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री। ये फुल फॉर्म आप लोगों के पेपर में अक्सर को पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है आईपीएससी का नाम। और आप लोगों ने आईपीएससी का नहीं पढ़ी है तो उसका वीडियो भी आप लोगों को उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वो वीडियो भी अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आईपीएससी से संबंधित कोई डाउट आप लोगों का कभी नहीं रहेगा। तो आईपीएससी हम आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आईपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है ध्यान से समझ लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। आगे समझते हैं, इसमें आईपीएससी के जो नाम दिए हैं वो नाम क्या दिए हैं। पहला दिया है, यानी निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। पहला दिया है प्रोपेनल, यानी ए दिया है क्या, प्रोपेनल। तो प्रोपेनल का जो आईपीएससी नाम होगा वो क्या होगा, प्रोपेनल। यहां पे लगा प्रोप का मतलब 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो कार्बन कार्बन कार्बन। फिर क्या लगेगा, नल, अल लगा है तो अल में क्या, डबल बॉन्ड ओ। बाकी में क्या भर दे, हाइड्रोजन। 5 हाइड्रोजन रहेंगे, 6 7 हाइड्रोजन। और इसमें क्या लगेगा, अल लगा है तो क्या, CHO भी लिख सकते हैं यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O। तो क्या प्रोपेनल का जो आईपीएससी नाम होगा, प्रोप में 3 कार्बन। आपको बताया है, पिछली वीडियो आप देख लेंगे, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो C कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, फिर क्वेश्चन यानी बी कह रहा है 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। तो यहां पे देखिए, मेथिल का मतलब मेथेन। मेथेन में कितने कार्बन होते हैं, 1 कार्बन। मेथ एथ प्रोप, तो मेथ में 1 कार्बन। और अल लगा है तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड में क्या लगेगा 2 मेथिल पेंटेनोइक। तो पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन। यह ध्यान रखना, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, फिर हेक्स। ठीक है, तो यहां पे पेंट लगा है तो 5 कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। अम्ल है मेथिल तो COOH। सब में क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन सब में भर दीजिए, हाइड्रोजन सब में H लगा दीजिए। यही आपका क्या है,
राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 2 मेथिल, यानी यहां पे देख लीजिए 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है, फिर सी देखते, सी में क्या दिया है, सी में दिया प्रोपीन। क्या दिया है, प्रोपीन। तो प्रोपीन में आपको पता है कितने कार्बन होते हैं, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, प्रोप में 3 कार्बन, 1 2 3, और लगा क्या है, इन, तो इन लगा है डबल बॉन्ड एच। डबल बॉन्ड क्या लगाएंगे हम, प्रोपीन, एक के बाद में क्या लगा देंगे हम, डबल बॉन्ड। अभी बताया आपको एन इन आइन, आपको विकल्पीय प्रश्न में बताए थे, एन इन आइन, तो क्या लगाएंगे में, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर यहां पे लगाएंगे हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन पे कार्बन, और यहां डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन, 1 2 3 4, नहीं इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे बस 3 पे ही लगना चाहिए, 1 2 3। ठीक, प्रोप इन में डबल बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन, ठीक 4 का हाइड्रोजन लग गए। ठीक है, फिर डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट, डी पार्ट में क्या दिया है, डी पार्ट में दिया है 2 मेथिल ब्यूटेनाल 2, भैया यहाँ पे ब्यूट की बात आ गई, किसकी बात आ गई, ब्यूट की। तो ब्यूट में कितने कार्बन लगते हैं, 4 कार्बन, सॉरी हाँ, मेथ एथ प्रो ब्यूट में 4 कार्बन, तो आराम से लिख लीजिए 4 कार्बन, कार्बन कार्बन, मेथिल ब्यूटेनॉल, ब्यूट में 4 कार्बन, 2, तो दूसरे पे क्या लगा है, अल, तो नॉल, आल लगा है यहाँ पे, नॉल, तो नॉल का क्या होता है, OH, नॉल का क्या होता है, OH। फिर क्या लगेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, तो यानी 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2, तो यहां पे देखिए 2, तो 2 पे लगाएंगे क्या हम, आल, क्या लगाएंगे, आल, आल के लिए लगता है OH, आल के लिए क्या लगता है, OH। ब्यूट के लिए 4 कार्बन, चारों कार्बन हो गए, फिर 2 लास्ट में लगा, तो 2 में क्या होगा, इधर से आपका लगेगा फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पे काउंटिंग जो होगी वो फर्स्ट से ही कर लीजिए, तो दूसरे पे फिर लगेगा OH। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ओके, तो इस तरीके से आपके जितने भी आईपीएससी नाम है वो सब कंप्लीट कर दिए गए हैं। ठीक है, फिर आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा वो भी आपकी स्क्रीन पर, आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सोडियम मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम वे तत्व हैं जिनमें संयोजकताएं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1 2 3 है, तो किसकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम होगी, कौन सबसे कम अभिक्रियाशील होगा, प्रत्येक के लिए कारण सहित उत्तर दीजिए। तो ये आपके कॉपी में लिखा होगा और इस पे भी लगा है स्टार, यानी ये पेपर में भी नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 भी आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना है। तो कैसे बनाएंगे वो भी आपको बता रहे हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, तो 7 का ए देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एरो, सॉरी यहां पे प्लस लगा है, डॉट डॉट, और एरो के बाद जिप्सम, जिप्सम। तो भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम क्या डाल दें तो जिप्सम, जिप्सम एक कठोर तत्व होता जो पाया जाता है कठोर बनाने के लिए, तो जिप्सम
इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलाएं कि जिप्सम बन जाए, तो जल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जल, यानी H2O। H2O। आप यानी बी क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी कह रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो मिलकर क्या बनाएंगे? देखो हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl, तो HCl क्या मिल जाएगा? HCl। और HCl सूत्र किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर सी क्या कह रहा, वो भी देख लीजिए। सी कह रहा जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट एरो। जिंक कार्बोनेट टूटेगा तो क्या बनाएगा? समझ लीजिए ध्यान से। जिंक कार्बोनेट, जिंक का कार्बोनेट ZnCO3, तो इधर क्या बना रहा है? जिंक ऑक्साइड। क्या बना रहा है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? ZnO। अब यहाँ पे देखिए Zn निकल गया, एक O निकल गया, तो यहाँ पे दो यानी CO2 बचा। क्या बचा है? CO2। तो CO2 सूत्र किसका होता? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा वो कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। फिर डी ऑप्शन क्या है? डी क्या कह रहा है? डी में दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस डॉट डॉट, फिर एरो। एरो के बाद क्या दिया? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सॉरी हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन। अब इसको मेरे भैया हम सूत्र में तोड़ते हैं तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? MgO, Mg। फिर यहां पे बना क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड, तो MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या बन गया? हाइड्रोजन। तो भैया यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? Mg है। क्या है? Mg। और इधर भी निकल गया Mg, तो क्या बचा? HCl। H बच गया और ये Cl बच गया, तो यहाँ पे क्या बचा? HCl। और HCl सूत्र किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके। फिर ई में क्या कह रहा है, तो साफ कर लें थोड़ा सा। ई में क्या है भरना हमें? बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एरो डॉट डॉट, और प्लस बचा है यहां पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहां पे थोड़ा सा हम सूत्र से समझते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। तो बेरियम क्लोराइड क्या होगा? BaCl2। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 एरो। अब यहाँ पे बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl बन गया, तो यहाँ पे देखिए H यहां से निकल गया, एक H निकला, और यहां से Cl निकल गया, तो क्या बचा? अब यहाँ पे देखिए BaCl प्लस क्या बचा यहाँ पे? SO4, SO4 नहीं, यहाँ पे 2 लग जाएगा आगे, हाइड्रोजन 2 निकल गए और Cl2 निकल गया, तो यहाँ पे बन जाएगा 2HCl, यानी 2HCl निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा? Ba और SO4, तो क्या बचा? बेरियम सल्फेट। क्या बचा है? बेरियम सल्फेट। हाँ, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ओके।
फिर डी के बाद, ई के बाद क्या है एफ। एफ में देखते हैं क्या है। एफ में है आपके पास सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड एरो, सोडियम नाइट्रेट डॉट डॉट प्लस सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए यहां पे सोडियम इसमें से निकला, सोडियम यहां से निकला, नाइट्रेट यहां से, तो हमारे पास क्या बचा सिल्वर और आयोडाइड। तो इसमें क्या रह जाएगा सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। यानी इस तरह से आपके 6 क्या है आपके समीकरण संतुलित करने वाले हैं। तो 6 के 6 हमने आप लोगों को बता दिए हैं। और ये क्वेश्चन आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है, यानी 1 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 6 अंक आप लोगों के बिल्कुल एक क्लियर। आप सोचिए एक एक क्वेश्चन आप जोड़ते रहिएगा तो यहाँ पे 6 अंक आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों की स्क्रीन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। मेंडल के नियम क्या है, यानी मेंडल का नियम क्या है ये आप लोगों को बताना है, लिखना भी है। फिर कहा है क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर, पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। यानी स्त्री केसर का लंब काट का नामांकित चित्र बनाना है और वर्णन भी करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए, ये भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों की स्क्रीन पर कह रहा है, वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। अथवा में एक और क्वेश्चन दिया, माधव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बने, यानी आहार नल का नामांकित चित्र बनाना है। तो इस तरह से आप लोगों का सेट 2 बिल्कुल कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 में हमने आप लोगों को विकल्प बता दिए और पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन आप लोगों के कवर करके बता दिए। ओके, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी दोस्त आप लोगों का अंशाल हल करने से वंचित ना रह जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।